Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यूट्यूब के कलाम एजुकेशन पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। तो 11th क्लास की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर शुरू करें हम लोग फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिक जगत। इसमें हम लोग साइंस, फिजिक्स और अलग जो साइंस की ब्रांचेज है और फिजिक्स के क्या क्या स्कोप है, यानी एक तरह से फिजिक्स का बेसिक ओवरव्यू लेने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें साइंस यानी कि विज्ञान, तो साइंस क्या होती है? साइंस एक तरह से होती है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, यानी कि एक साइंटिफिक भाषा में ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो सन होता है यानी जो सूर्य होता है वो हमेशा ईस्ट में राइज होता है और उसमें वेस्ट में वो सनसेट होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो सूर्य होता है, सन होता है, वो डेली राइज होता है और सेट हो जाता है। तो यानी ये एक तरह से हम लोग सोचते हैं कि ये ईस्ट में क्यों राइज होता है और उसमें क्यों सनसेट होता है। तो इसलिए हम लोग एक तरह से वहाँ पे देखते हैं और उस पर फिर लॉजिक लगाते हैं कि जो जैसे अर्थ है वो अर्थ हमेशा सन के चारों ओर चक्कर लगाती है और जैसे चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर लगाती है। तो इस प्रकार हम लोग ये जो फिनोमिना देखते हैं यानी कि जो प्रकृति में जो घटना देखते हैं और उसके आधार पर हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं यानी कि उसके पीछे का रीजन क्या है। तो इस प्रकार हम लोग एक स्टडी करते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करें पानी, जैसे कोई नदी है वो बह रही है, हम लोग कई बार देखते हैं कि ये ईस्ट से वेस्ट बह रही है, कहीं पे नॉर्थ से साउथ बह रही है। तो हम लोग देखते हैं कि ये मतलब एक बार हम लोग ये सोचते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं जब बड़े लेवल पे, तो ये हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर बहती है। यानी कि हम लोग जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये इस तरह से यहाँ पे पानी डालते हैं तो ये नीचे आ जाता है। ये मान लो ईस्ट वेस्ट है, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो भी ये ऊपर से नीचे आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी ईस्ट वेस्ट न होकर जो सबसे सही जो स्केल है वो होता है हायर लेवल से लोअर लेवल। तो इस प्रकार ये होता है। तो इस प्रकार हम लोग अलग अलग जो फिनोमिना होते हैं उनको देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं इस प्रकार। तो और हम लोग उसके पीछे की जो लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से हम उसको एक ऑर्गेनाइज करते हैं स्टडी करने के लिए। तो वो होता है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, यानी कि साइंस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। अब साइंस की भी अलग अलग ब्रांचेज होती है, जैसे फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और भी जैसे बायोलॉजी है, बॉटनी है और अलग अलग होती है। यानी कि फिजिक्स होती है वो होती है स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर, यानी कि जैसे हम लोग वर्ल्ड में जो भी फिजिकल हम लोग आंखों से देखते हैं, जैसे आंखों से देख सकते हैं हम लोग, कान से सुन सकते हैं, हाथ से हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो सेंस ऑर्गन है उसके आधार पे हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं वो आता है फिजिक्स के अंदर। यहाँ पे बेसिक लॉ, जैसे जो सेब होती है वो टूटने के बाद जो ज़मीन है, अर्थ है, उस पर क्यों गिरती है, सन के चारों ओर अर्थ चक्कर क्यों लगाती है, जो सन होता है वो ईस्ट में राइज होके वेस्ट में ईस्ट वो सेट क्यों होता है। तो इस प्रकार जो लॉ होते हैं उसके आधार पे हम लोग ये देखते हैं। जैसे हम लोग कोई गर्म वस्तु है उसके हाथ लगाते हैं तो हमें मतलब महसूस होती है, हाथ जल जाता है। तो इस प्रकार हम लोग फिजिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब जैसे कोई भी लॉजिक है, जैसे मैंने लॉजिक दिया कि जो वाटर है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर जाता है, इस प्रकार कई फिनोमिना होते हैं। तो इसके लिए हम लोग ऐसे नहीं कह सकते, इसके लिए हमें एक साइंटिफिक मेथड के आधार पे प्रूव करना होता है। तो वो साइंटिफिक मेथड क्या होती है वो हम लोग देखते हैं। तो अब लोग वर्ल्ड में कोई भी जो फिनोमिना है उसको साइंटिफिक मेथड के आधार पे हम लोग किस तरह एक लॉ और हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए हम साइंटिफिक मेथड देखते हैं। तो इसमें जो पहला है वो आता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम लोग कोई भी फिनोमिना वर्ल्ड में देखते हैं, जैसे बिजली चमकती है बरसात के मौसम में, और जो अगर हम पानी की बात करें तो पानी जैसे नदी बह रही है तो हम लोग देखते हैं ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, तो वो हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। यानी वर्ल्ड में जो भी फिनोमिना हो रहा है यानी कि पूरे यूनिवर्स में, उसको हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट बार, उसको कहा जाता है ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण, और साइंटिफिक मेथड का मतलब वैज्ञानिक विधि। अब आता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट को हिंदी में बोलेंगे
कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का मतलब है हम लोग जो फिनोमिना यूनिवर्स में वो घटित हो रही है यानी तो उसको लैब के अंदर हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो एक हमने नली ली और उसके ऊपर यहाँ पे पानी डाला तो वो नीचे की ओर आ जाएगा, फिर हम उसको घुमाते हैं, इस प्रकार हम लोग चारों तरफ मूव करवाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ईस्ट से वेस्ट में कर सकते हैं इसकी दिशा, फिर किसी भी प्रकार कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो ये होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। यानी कि हम लोग देखते हैं जबकि पानी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर ही आता है, तो हम लोग किसी भी प्रकार कहीं पे भी रख सकते हैं, किसी भी फ्लोर पे रख सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। हमेशा देखते हैं कि जो वाटर होता है वो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर ही आता है, तो वो होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। यानी कि ये तो एक वाटर का उदाहरण था। इसी प्रकार बाकी जो फिनोमिना होते हैं वर्ल्ड में उसी को हम इस प्रकार कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के हिसाब से लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, यानी कि जैसे हम लोग ने वाटर में देखा कि हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी कर सकते हैं, यानी पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार फिनोमिना हम लोग जब क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी को चेंज करके एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। यानी कि जैसे मैं एक कोई पत्थर है उसको उस तरफ फेंकता हूँ तो वो मान लो पहले 20 मीटर की दूरी तय करता है, अगर मैं उसकी जगह 5 किलो का पत्थर लूँ तो वो कम तय करेगा। यानी इस प्रकार हम लोग क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ा के या कम करके हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो बाकी जो अदर जो क्वांटिटी है वो किस प्रकार चेंज होती है, तो वो होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। उसके बाद आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग, यानी कि गणितीय निरूपण। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया एक पत्थर का, जैसे वो 1 किलो का है, उसको फेंकेंगे वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, और 10 किलो का फेंकेंगे तो वो कम दूरी तय करेगी। यानी कि अगर हमें उसको उसी 10 मीटर फेंकने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं मास यानी द्रव्यमान बढ़ाता हूँ तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार उसके आधार पर हम लोग एक फॉर्मूला बना देते हैं, यानी कि अगर मास बढ़ाया है तो फोर्स भी हमें बढ़ाना होगा। यानी कि जो मास होता है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस प्रकार उसके आधार पर हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो उसको कहा जाता है मैथमेटिक्स मॉडलिंग। जैसे हम लोग उस आधार पे हम लोग F = ma ये एक फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं, तो ये हो जाता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। इसके बाद हमने ये मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दी, उसके बाद होता है प्रेडिक्शन। अनुमान। मान लो मैंने ये मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दिया, ये मतलब गारंटी नहीं है कि सही है हो या गलत हो। तो इसके लिए हम लोग जैसे मान लो ये चंद्रमा है, यहाँ से ये चंद्रमा है, यहाँ से हम रॉकेट भेजते हैं, तो हम एक मैथमेटिकल मॉडलिंग के आधार पर भेजते हैं कि जब तक रॉकेट यहाँ जाएगा तब तक चंद्रमा यहाँ जाएगा। मान लो हमने रॉकेट भेजा, चंद्रमा आया ही नहीं और रॉकेट पहले निकल गया, या रॉकेट आया तब तक चंद्रमा पहले निकल गया, इसका मतलब हम लोगों ने मैथमेटिकल मॉडलिंग गलत कर दी। यानी कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो गलत था, यानी हमने जो प्रेडिक्शन की, हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो सही नहीं मिला। तो इस प्रकार हम लोग प्रेडिक्शन के आधार पर उसका सही और गलत का डिसीजन करते हैं। तो इस प्रकार जो लास्ट आता है वो आता है 6 जो आता है वो आता है वेरिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन, यानी कि हमने जो मैथमेटिकल मॉडलिंग की वो प्रेडिक्शन के आधार पे वेरीफाई हुई है या फैल्सिफाई हो गई, यानी कई बार ये सही हो जाती है और कई बार गलत हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं ये होता है साइंटिफिक मेथड। इसमें ऑब्जर्वेशन होता है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है, फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है, फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है, उसके बाद प्रेडिक्शन होती है, और उसके बाद वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन होती है। आप ये लोग नोट कर सकते हैं।
और फिजिक्स में जो कोई भी लॉ होता है वो हमेशा फाइनल नहीं होता, यानी उस पर क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इस प्रकार अब हम लोग देखते हैं जो फिजिक्स होती है उसको जो स्टडी करने के जो थ्रस्ट एरिया होते हैं, यानी कि हम फिजिक्स को किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 पॉइंट आता है। पहला आता है यानी कि हम 2 पॉइंट के आधार पर फिजिक्स को स्टडी करते हैं। पहला आता है यूनिफिकेशन, यानी कि एकीकरण, यानी कि एक तरह से यूनिफाई करके, और दूसरा आता है रिडक्शनिज्म, यानी कि इसमें जैसे मान लो यूनिफिकेशन के मैं उदाहरण दूँ, जैसे मान लो ग्रेविटिविटी है, तो ग्रेविटिविटी के आधार पे हम लोग बता सकते हैं जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, सेब हमेशा धरती की ओर गिरती है, यानी कि एक लॉ के आधार पे हम लोग वर्ल्ड की कई सारी जो फिनोमिना होता है उसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो आ जाता है यूनिफिकेशन में। और एक होता है रिडक्शनिज्म, यानी जैसे मान लो कोई इंजन है तो इंजन में कई लॉ लगते हैं, जैसे थर्मोडाइनमिक्स के लगेंगे, न्यूटन के भी लगेंगे, यानी बहुत सारे जो लॉ होते हैं वो मिलके एक जो फिनोमिना होता है उसको डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करते हैं, तो वो आ जाता है रिडक्शनिज्म। यानी ध्यान रखना, यूनिफिकेशन का मतलब एक लॉ के आधार पे हम लोग दुनिया की बहुत सारे जो फिनोमिना होते हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और रिडक्शनिज्म यानी कि एक ही फिनोमिना के लिए बहुत सारे लॉ लगा के हम लोग जो डिस्क्राइब या उसको एक्सप्लेन करते हैं वो आ जाता है रिडक्शनिज्म। अब आता है स्कोप ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स का क्या क्या स्कोप है। यानी कि हम फिजिक्स एक एटम लेवल से लेके बहुत बड़े, यानी कि जैसे मान लो बृहस्पति ग्रह है, यानी कि सन से लेके बहुत बड़े बड़े जो होते हैं उस तक हम लोग स्टडी कर सकते हैं। यानी कि इसका जो स्कोप है ये 10 की पावर -10 से लेके 10 की पावर 35 तक है। यानी कि हम एक एटम के न्यूक्लियर से लेके बड़े बड़े जो होते हैं, जैसे सैटेलाइट होते हैं, जैसे वो होते हैं, जैसे प्लैनेट होते हैं, उसके आधार पर हम लोग 10 की पावर -10 से लेके 10 की पावर 35 तक स्टडी कर सकते हैं। यानी जो फिजिक्स का स्कोप होता है वो छोटे से लेके बहुत बड़े पैमाने तक होता है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्सेज इन नेचर, यानी जो प्रकृति में होते हैं वो फोर्स होते हैं, जो बल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना, जो नेचर में जो फोर्स होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहला होता है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर यानी कि मजबूत न्यूक्लियर फोर्स, और वीक न्यूक्लियर यानी कि जो दुर्बल नाभिकीय होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर यानी कि प्रबल नाभिकीय बल, और वीक न्यूक्लियर यानी कि दुर्बल नाभिकीय बल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये मास की वजह से यानी होता है, यानी कि कोई भी जो मैटर है उसमें अगर मास है तो उसमें एक फोर्स होता है जिसको हम कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे अर्थ होती है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से जो सेब है वो नीचे गिरती है, यानी कि अर्थ है वो दूसरी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि जैसे कोई भी चार्ज है वो अगर चार्ज है तो उसकी वजह से एक फोर्स लगाता है तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि ये लगता है मास की वजह से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये लगता है चार्ज की वजह से। अब आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर, ये भी चार्ज की वजह से ही लगते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है तो वहाँ पे जो हम देखते हैं प्रोटॉन साथ साथ रहते हैं, प्रोटॉन पता है हमें क्या होते हैं पॉजिटिव, फिर भी वो साथ साथ रहते हैं, यानी कि उनके मध्य एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से 1000 गुना स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि ये न्यूक्लियस के अंदर लगता है। अगला आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि हम लोग देखते हैं जैसे प्रोटॉन है उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन राउंड मारता है
तो वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसकी रेंज माइनस में होती है, जैसे 10⁻⁻⁻1, 10⁻⁻²। तो इस प्रकार 4 मेजर फोर्स होते हैं नेचर में: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इस प्रकार ये मेन फोर्स होते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए इन्हें। एक होता है कंजर्वेशन लॉ, यानी कि संरक्षण नियम। जैसे हम लोग पहले जो 7th क्लास 8th क्लास उसमें पढ़ते थे, जैसे ऊर्जा संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम, और भी जो संरक्षण के जो जितने भी लॉ होते हैं, जैसे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं जो द्रव्य संरक्षण नियम, यानी कि जितना उत्पाद हुआ है उतना ही, जितनी अभिक्रिया कर रहा है उतना ही उत्पाद हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो कंजर्वेशन लॉ होते हैं वो होते हैं, यानी कि जैसे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। जैसे दूसरा आ जाता है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। तो इस प्रकार ये होता है कंजर्वेशन लॉ। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को नोट करने मैं लिखवा रहा हूं। इसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हम लोग जैसे छोटी क्लास में एक तरह से ओवरव्यू पढ़ चुके हैं। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, माइकल फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि ये प्रिंसिपल है, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये एक सिद्धांत है। और इसके आधार पर कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ये होता है यानी कि जैसे हम लोग जनरेटर देखते हैं तो इसमें ये लॉ काम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। अगला आता है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, 0th लॉ। उसके आधार पर जैसे स्टीम या पेट्रोल और डीजल, यानी कि स्टीम इंजन हो सकता है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में जो जिस लॉ पे काम करते हैं वो आता है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तीसरा हम लोग बात करते हैं अगला आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेशन, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती है उसके आधार पर हम लोग आज मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, उसमें जो तरंगे होती है जैसे एफएम पे हम लोग देखते हैं 104 मिलियन, उसके आधार पे ये होती है रेडियो, टीवी और फोन्स में जो काम आती है वो आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगला हम लोग देखते हैं अगला आता है न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉस। थर्ड लॉ क्रिया प्रतिक्रिया लॉ है, यानी कि जो रॉकेट प्रोपल्सन होता है, जैसे हम लोग रॉकेट भेजते हैं उसके पीछे जो इंजन निकलता है वो इधर निकलता है, उसकी वजह से वो वापस फोर्स लगाता है, उसकी वजह से जो रॉकेट है वो ऊपर की ओर जाती है। तो ये कुछ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स है एंड ये टेक्नोलॉजी, यानी
इस जो प्रिंसिपल है यानी कि लॉ है उसके आधार पे कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं वो ये है। तो ये लोग आप लोग नोट कर लो एक। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है और उनका फिजिक्स में क्या योगदान है वो हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले आते हैं सर आइजक न्यूटन। ये क्लासिकल फिजिक्स के हैं, यानी कि जो गति यानी जो पार्टिकल होते हैं, जो पिंड होते हैं, उनके आधार पर जो फिजिक्स होती है उनको कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स। ये यूके के रहने वाले थे। इन्होंने लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ दिया, और ग्रेविटेशन यानी कि ये वही न्यूटन है जो हम लोग कहानी पढ़ते हैं कि सेब के नीचे बैठे थे, सेब नीचे की गिरी, ये वही है सर आइजक न्यूटन। इन्होंने लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन का लॉ दिया था, सिद्धांत, थ्योरी। फिर अगला आते हैं गैलीलियो गैलीली। ये इटली के रहने वाले थे। इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया, एक जो माइक्रोस्कोप होता है गैलीलियो, वो भी इन्होंने ही किया था। तो लॉज ऑफ इनर्शिया, जैसे हम लोग बस में जाते हैं और बस के अचानक ब्रेक लगते हैं तो हम लोग आगे चले जाते हैं, तो वो इनर्शिया यानी कि जड़त्व के कारण होता है, वो लॉ दिया था इन्होंने गैलीलियो गैलीलियन। ये इटली के रहने वाले थे, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये होता है। फिर अगले आते हैं फिर अगले दो वो आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो जो भी फिजिक्स या साइंस पढ़ते हैं वो सब जानते हैं। ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो सिद्धांत है वो दिया था, एंड रिलेटिविटी यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो किस प्रकार जो स्पीड बढ़ने पे जो मास होता है वो किसी बढ़ता है, तो इसके लिए इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। और इन्होंने एक फेमस इक्वेशन भी दी थी, E=mc²। ये जो फिजिक्स की जो वर्ल्ड है उसमें एक तरह से ये रिवॉल्यूशन थी, ये इक्वेशन E=mc²। यानी कि ये आज तक पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाई है साइंटिस्ट द्वारा, और अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है। और उसके बाद आते हैं सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकटा रमन, यानी ये इंडिया के रहने वाले थे। तो इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी जो प्रकीर्णन होता है, जो हमें जैसे जो आसमान का जो कलर है वो ब्लू दिखाई देता है और उस प्रकार जैसे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते, तो उन्होंने इसके लिए ये लॉ दिया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये हमारा था फिजिकल वर्ल्ड। ये एक तरह से फिजिक्स का बेसिक ओवरव्यू है। जो मेन जो फिजिक्स है 11th क्लास की, वो अगले चैप्टर यानी कि मेजरमेंट एंड यूनिट से स्टार्ट होगी, तो वो हम लोग डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.